तो देखो दोस्तों, आज हम लोग जो फंक्शनल स्ट्रेटेजी, देखो डिपार्टमेंटल रणनीति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हम समझते हैं। डिपार्टमेंटल रणनीति होती है, देखो भैया गोल्स को हासिल करना है ना, तो गोल्स को क्या करो, टुकड़ों में बांट दो। गोल्स को टुकड़ों में बांटने से फायदा क्या होगा, गोल्स को अगर आप टुकड़ों में बांट दोगे ना तो उसको हासिल करना इजी हो जाता है। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। अब हम लोग क्या चाह रहे हैं, अब हम लोग कुछ ऐसा चाह रहे हैं कि हम इस तरीके से काम करें कि हमें फायदा मिले और हर डिपार्टमेंट इसमें अपनी हिस्सेदारी निभाए। और उसके लिए हम लोग क्या करने वाले, हम लोग अभी अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाएंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की रणनीतियां बनाएंगे, जिसमें अभी जो आने वाला है उसको बोलते हैं R&D स्ट्रेटजी। कौन सा स्ट्रेटजी? R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कौन करता है? वो संस्थाएं जो रिसर्च में होती है, वो सबको रिसर्च कराती है, हाँ या ना? कौन सी संस्थाएं हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आएंगी? क्या बोलते हैं? कौन सी संस्थाएं रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगी? अबे कोई एक कॉन्सेप्ट होता होगा ना, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो, जिनको कुछ नया आविष्कार लाना हो, टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, ऐसी संस्थाएं रिसर्च करेगी, हाँ या ना? जो रिसर्च करती है, ऐसा तो जवाब सही नहीं है। टेक्नोलॉजी में है, मैन्युफैक्चरिंग में है। क्या हर संस्था को रिसर्च की आवश्यकता पड़ती है? सर्वेश बोलता है जिनको पैसे कमाने हैं। इन डेप्थ मीनिंग बोला है। क्या हर संस्थाएं रिसर्च करती है? यस और नो? क्या हर संस्था रिसर्च करती है? यस और नो? साला हर संस्था को रिसर्च करना पड़ता है, चिल्लर चिल्लर भी। मैं आपको बताना चाहता हूं साहब, अगर आप आज के जमाने में धंधा करना चाहते हो, हर संस्था रिसर्च करती है। आज मेरे को रिसर्च करना पड़ता है, मेरे को ये रिसर्च करना पड़ता है साहब। मैंने मेरा फर्स्ट वाला उदाहरण शायद आपको बताया नहीं हो कभी साहब, मेरा फर्स्ट क्लास जीवन का जयपुर के अंदर बड़ा दर्दनाक रहा था। मैं पुणे के अंदर क्लासे लिया करता था, वहां पे इंग्लिश डिलीवरी थोड़ा ज्यादा हुआ करता था। तो जब मैं इधर जयपुर में आया, मेरे फर्स्ट क्लास के अंदर, स्टोरी को थोड़ा शॉर्ट में एकदम फास्ट ट्रैक में बताता हूं। मेरे फर्स्ट क्लास के अंदर मेरा पार्टनर था, वो प्रैक्टिकल पढ़ाता था, मैं थियरी पढ़ाता था। तो मैं लॉ का सब्जेक्ट पढ़ाया, मैं सामने बोर्ड पे लिखा सेक्शन 3 सबसेक्शन 1, 1956 चलता था ना, और कंपनी का डेफिनेशन लिखा बेयर एक्ट से। बेयर एक्ट जो एक्चुअल लॉ का लैंग्वेज होता है, वो 1 घंटा नॉन स्टॉप समझाया। आप सोचो, उस समय कोई सोशल मीडिया कुछ नहीं होता था। क्वालिफिकेशन और आत्मविश्वास ये मेरे साथ था, और बाकी कुछ नहीं था मेरे साथ। मेरा फर्स्ट क्लास मैंने जान लगा दिया होगा। मतलब आप सोच के देखो, मैं मेरा 15 लाख का नौकरी, जिसमें 18 लाख का प्रमोशन का ऑफर था, वो छोड़ते हुए इधर आया था। तो बट ऑफ कोर्स क्यों आया होऊंगा, क्योंकि मेरे को डेवलप भी करना रहेगा, फैमिली रीजन था, जो भी था। मैं यहां आया, मेरे को फर्स्ट क्लास मिला, 80 बच्चा ऐसे फर्स्ट क्लास में बैठा, और फिर मैंने पूरा बताया, राइट। सेकेंड डे वो 35-36 रह गए। थोड़ा पेट में दुखा, पर मैंने चलने दिया, क्योंकि साहब मेरे लिए मेरा फोकस, मेरा डेडिकेशन, मेरा आत्मविश्वास जरूरी था। थर्ड डे वो 17-18 हो गए। अब फोकस, आत्मविश्वास, वो सब एक जगह पे होता है। अब मेरे को पेट में बहुत दुखने लगा। मान लो एक बच्चा था, वो लगातार रेगुलर आ रहा था। मान लो ये आयुष सबसे फ्रंट सीट पे बैठ रहा था, रेगुलर आ रहा था। आई सेड, आयुष, यू जस्ट स्टे फॉर अ व्हाइल, right? I just want to talk after the class. Ayush said, okay, sir. And
ठीक है, वो रुक गया. आई सेड आयुष, यू आर हैविंग योर फ्रेंड्स हु आर देयर सिटिंग विथ यू, तो व्हाई आर दे नॉट कमिंग? नहीं सर, वो तो नहीं आएंगे. नहीं मतलब उन्होंने कहीं ज्वाइन कर लिया क्या है? नहीं सर, ज्वाइन नहीं किया है, पर वो लोग को सर इतना इंग्लिश नहीं आता है. इंग्लिश नहीं आता है मतलब? नहीं, आप वो इंग्लिश बोलते हैं ना वो, तो उन लोग को इतना इंग्लिश. मैंने बोला एमआई इंग्लिश बोलते हैं मतलब? इंग्लिश नहीं बोलेगा, इंग्लिश में लिखा तो इंग्लिश ही बोलूंगा ना. नहीं सर, पर वो नहीं आएंगे सर. मैं मेरे पार्टनर से बात किया, मैंने बोला यार ऐसा ऐसा हुआ है, और वो बोला इंग्लिश बोलते हैं. मेरा पार्टनर बोलता है सनी, मतलब तूने क्या 1 घंटे तक इंग्लिश में लेक्चर लिया? अरे क्या पूरा पूरा जयपुर पागल है क्या? इंग्लिश में लेक्चर लिया मतलब इंग्लिश की चीजें तो इंग्लिश में लूंगा. फिर वो मेरे को बोला सनी तू मेरी क्लास में आना. वो प्रैक्टिकल का टीचर साहब, 350 बच्चे उसकी क्लास में, और कटे गए लो, काल क्यों नहीं आयो, क्या कर रहे हो तो तू, तू होमवर्क करके आयो के? ऐसे करके मारवाड़ी, हिंदी, इंग्लिश का कुछ नहीं बोला. वो मेरा दिमाग पगला गया. सनी जैन, व्हाट्स दिस हैपनिंग? You teaching SM, you forgetting SM. I forgot to do proper research. How to tackle and manage Rajasthani. This Rajasthani, content strong, English kamjor. So साहब, the point was very simple साहब. Research is required in every department, every business, every organization. हाँ, मैन्युफैक्चरिंग वालों को रिसर्च ज्यादा करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी वालों को रिसर्च ज्यादा करना पड़ता है, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट उनका ज्यादा होता है रिसर्च के ऊपर, राइट. तो कॉम्पिटिटर से आगे रहने के लिए करते, बिल्कुल सही जवाब है साहब. तो रिसर्च एक इंट्रीगल पार्ट है, राइट. स्ट्रेटेजिक डिसीजन इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक इंट्रीगल पार्ट है. जस्ट 1 सेकेंड, आई विल टेक 1 सेकेंड ना गाइज. तो गाइज, स्ट्रेटेजिक डिसीजन in research and development, strategic decision in research and development क्या क्या कहता है? तो देखो साहब, हम लोग को कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है. जैसे अब मन तो मेरा भी करता है बहुत भयंकर अच्छा वाला रिसर्च अपन करे, बट द पॉइंट इज अपन को फायदा देना चाहिए वो. तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्सोनल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन के अंदर. ठीक है, आपको डिसाइड क्या करना पड़ेगा साहब, कुछ कुछ स्ट्रेटेजीज है, जैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है, मार्केट पेनिट्रेशन करने का है. प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब वो पहले वाले चैप्टर्स का वीडियो देख लेना आप, उसमें मैंने बताया था कि भैया आपको क्या लगता है पुराने प्रोडक्ट में बदलाव करें, उसी मार्केट में उसी प्रोडक्ट के अंदर और डाइवर्सिफाई करे, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन करे. ये सब रिसर्च के ऊपर निर्भर करेगा साहब. जैसे अब आप सोच के देखो ना, मतलब जस्ट पुट योर लेग इन द शूज ऑफ डेयरी मिल्क. आप डेयरी मिल्क के सीईओ, साला क्या नया फ्लेवर लाऊं यम्मा इला, सब तो ट्राई कर लिया मैंने यार. बबला, बबली, कैरेमल, चॉकलेट, ऑरेंज, काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, मिक्स, मूंगफली, किसको छोड़ा है यार. फिर भी कुछ नया तो लाएंगा ही नहीं, कुछ ना कुछ तो लाएगा ना साहब. कितना मुश्किल रिसर्च होता है साहब. तो देखो कुछ सवाल हैं जो R&D के अंदर हम लोग को ध्यान में रखने चाहिए. नंबर 1, आप क्या नया प्रोडक्ट लाना चाहते हैं या प्रोसेस में इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं? रिसर्च के अंदर पहला सवाल. सवाल नंबर 2, आप बेसिक रिसर्च, एक नया कुछ रिसर्च ही करना चाहते हैं या किसी के हुए रिसर्च को यूज करके कुछ बनाना चाह रहे हो? लीडर बनना चाह रहे हो, मतलब लीडर का मतलब आप फ्लेवर लाओगे. जैसे अब कैडबरी है, डेयरी मिल्क है, वो फ्लेवर लाती है, लेज है वो फ्लेवर लाती है, और बाकी लोग येलो डायमंड और ये लोग उसको कॉपी कर लेते हैं. तो लीडर बनना चाहते हो या फॉलोअर, मतलब वो कोई लाएगा और आप उसको कॉपी करोगे. रोबोटिक या मैन्युअल, क्या प्रोसेस रखने का है? हाई खर्च करना है, एवरेज खर्च करना है या लो खर्च करना है? खर्च कितना करने का है? हायर अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, एवरेज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, लो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, कितना खर्च करने का है? परफॉर्म R&D विद इन द फर्म, R&D विद इन द फर्म परफॉर्म करो, राइट. विद इन द फर्म परफॉर्म करो R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. यूज यूनिवर्सिटी रिसर्चर या प्राइवेट सेक्टर रिसर्चर. यूनिवर्सिटी रिसर्चर, प्राइवेट सेक्टर रिसर्चर, उसको इस्तेमाल करो, राइट.
सो बोलने का मतलब क्या है, यूनिवर्सिटी रिसर्चर और प्राइवेट सेक्टर का मतलब समझाता हूं। जैसे देखो, आज आप एक इंटीरियर डिजाइनर रखना चाह रहे हो। अब अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा है जिसके पास तजुर्बा है सालों का इंटीरियरिंग करने का, इंटीरियर बनाने का, अब उसने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए तो उसका फीस बहुत हाई रहेगा। कोई कॉलेज स्टूडेंट होएगा तो उसको वो सस्ते में कर देगा। मैं मानता हूं क्वालिटी डिफरेंस आएगा, पर हो सकता है कई बार बेसिक चीजें बनवानी हो उसमें सेम ही बना दे दोनों, कोई नया आश्चर्य नहीं होगा। सो कहने का मतलब, यूनिवर्सिटी रिसर्चर से काम कराओगे तो सस्ता पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर वालों से कराओगे तो महंगा पड़ेगा। तो ये सस्ता है, ये महंगा है, राइट? तो सस्ता महंगा दोनों पड़ता है साहब। ये R&D बोलता है विद इन द फर्म करने का है, विद इन द फर्म मतलब खुद साइंटिस्ट रखो और फिर करो। और एक बोलता है साहब आउटसोर्स करवा लो। अब आउटसोर्स वाला महंगा तो पड़ेगा, आपको आउटसोर्स वाला महंगा तो पड़ेगा, बट कराना चाहिए साहब, एक बार तो कराना चाहिए। तो प्रोडक्ट के एम्फेसाइज करता है या प्रोसेस इंप्रूवमेंट लाता है? बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, लीडर बनना है, फॉलोअर बनना है, रोबोटिक्स काम करना है, मैनुअल में काम करने का है, खर्चा कितना करने का है वो डिसाइड कर लो। तो ये सारे डिसीजंस हैं जो हमें R&D में लेने पड़ेंगे। और देखो साहब, इसमें कुछ है ना गाइडलाइंस है जो अपन को ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये आ गई गाइडलाइंस दोस्तों, ये गाइडलाइंस नवंबर 20 में आ गई, राइट? तो साहब क्या गाइडलाइंस हमें ध्यान में रखनी है? चार है, चार, 1 2 3 4 चार गाइडलाइंस है जो R&D के अंदर ध्यान रखेंगे। चार गाइडलाइंस है और मेथड्स 3 है, ठीक है? पहले गाइडलाइंस समझ लो, फिर मेथड्स का बात करूंगा। ये बोलता है अगर टेक्निकल प्रोग्रेस स्लो चल रहा है, मतलब ओवरऑल जो टेक्निकल ग्रोथ हो रही है, जो टेक्नोलॉजी है वो स्लो चल रही है, और रेट ऑफ मार्केट ग्रोथ मॉडरेट है, मीडियम है, ऐसी सिचुएशन में बैरियर्स टू पॉसिबल न्यू एंट्रेंट्स है, मतलब नया एंट्रेंट आसानी से नहीं आएगा, तो आपको इन हाउस R&D करना चाहिए। जैसे देखो, स्लो ग्रोथ होएगा ना टेक्नोलॉजी का, और रेट ऑफ मार्केट ग्रोथ भी स्लो है, मतलब मीडियम जैसा है, तो नए नए लोग नहीं घुसेंगे। नए लोग कहां घुसते? तेजी में घुसते हैं, उनको दिखता हो जबरदस्त पैसा आ रहा है। तो बैरियर्स, अगर हो सकता है कि नया एंट्रेंट जल्दी से ना घुसे। अब नया एंट्रेंट नहीं घुस रहा है, देखो कोई भी काम आप बाहर से कराओगे ना आउटसोर्सिंग का, तो पैसा ज्यादा ही लगेगा, ज्यादा पैसा ही लगेगा अगर आप बाहर से कराओगे। तो फिर बेहतर यह है कि इन हाउस R&D करा लो, राइट? पर अगर मान लो टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट बदल रही है और मार्केट इज ग्रोइंग स्लोली, टेक्नोलॉजी बदल रही है, मार्केट स्लो चल रहा है साहब, तो ऐसी सिचुएशन में R&D में बी वेरी रिस्की, क्योंकि मैं कोई R&D करके नया लाऊंगा और वो पुराना हो जाएगा क्योंकि टेक्नोलॉजी फास्ट है। तो ऐसी सिचुएशन में जो बनी हुई टेक्नोलॉजी उसका डायरेक्ट यूज करो, इसमें दिमाग ही नहीं लगा सकते साहब, नो R&D। पर अगर टेक्नोलॉजी जो बदल रही है वो स्लो है, पर मार्केट जो है वो फास्ट बदल रहा है, तो देयर जनरली इज नॉट इनफ टाइम फॉर इन हाउस। अब मार्केट इतना फास्ट बदल रहा है साहब, अब मैं बनाऊंगा फिर तब तक मैं वापस से भैया लोगों को बार बार नया 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 लगेगा ना साहब, लोगों को तो नया नया चाहिए हर बार। तो प्रिस्क्राइब अप्रोच इज टू ऑब्टेन R&D एक्सपर्टाइज ऑन एक्सक्लूसिव या नॉन एक्सक्लूसिव बेसिस फ्रॉम आउटसाइड फर्म, बाहर वालों से ले लो, यही ज्यादा अच्छा है साहब इसके अंदर। और चौथा बोलता है अगर टेक्निकल प्रोग्रेस और मार्केट ग्रोथ रेट दोनों फास्ट है, ऐसी सिचुएशन में R&D एक्सपर्टीज को खरीद ही लो साहब, जो बना रहे R&D उससे परचेज कर लो, बेस्ट ऑप्शन है, परचेज इट फ्रॉम समबडी, राइट? तो देखो साहब, हमारे पास चार ऑप्शन है। अगर टेक्निकल ग्रोथ स्लो है और मार्केट जो है वो मीडियम बढ़ रहा है, नया घुसेगा नहीं, आप खुद बनाओ। टेक्नोलॉजी रैपिडली बदल रही है, मार्केट स्लोली चल रहा है, R&D करना बहुत रिस्की है साहब, R&D करना बहुत रिस्की है। टेक्नोलॉजी इतना फास्ट चेंज हो रहा है, जैसा चल रहा है आप तो मार्केट के हिसाब से चलते जाओ। जैसे लोग है ना जो कपड़े मैन्युफैक्चरर्स है, तो अब जैसे फैशन इंडस्ट्री, अब जारा है, तो जारा को पूरी टेक्नोलॉजी, पूरा ट्रेंड, सब कुछ समझना होगा, उसके बाद वो कपड़ों का उत्पादन करेगी, उस प्रकार के कपड़े खरीदेगी और मैन्युफैक्चरिंग करेगी, प्रोक्योरमेंट करेगी। पर जो बाकी के प्लेयर्स हैं, राइट, जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक ब्रांड्स के नहीं है,
वो तो क्या करते हैं, उन लोग का काम क्या होता है, अब वो इतना फास्ट फैशन बदलता है कि वो नया रिसर्च करे, उतना खर्चा करे। अब देखो ब्रांड का पैसा मिलता है ना, अब जारा को मिलता ही है ना पैसा साहब, वो अपने ब्रांड का पैसा ले ही लेती है, और रिसर्च में पैसा डालती है वो, पर वो निकाल लेती है उसमें से पैसा। पर हर एक जन उसको कर नहीं सकता क्योंकि इतना फास्ट फैशन बदल जाता है। हाँ, अगर टेक्नोलॉजी धीरे बदल रही है और मार्केट तेज बदल रहा है, अब टेक्नोलॉजी धीरे बदल रही है, मार्केट तेज बदल रहा है, मतलब मार्केट बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। अब मेरे को मार्केट पे ध्यान रखना है तो मैं टेक्नोलॉजी पे ध्यान ध्यान नहीं दे सकता, आउटसोर्स कर ले, ज्यादा अच्छा है। और दोनों अगर फास्ट बढ़ रहा है तो खरीद लो यार, खरीद लो। जिसने कोई टेक्नोलॉजी बनाई है उसका पेटेंट खरीद लो, उसका तरीका खरीद लो और आगे बढ़ो। जैसे ये ई कॉमर्स कंपनियां हैं, ये लोग का सिंपल सा फंडा है साहब, ये सोशल मीडिया। अब फेसबुक ने किया क्या साहब, फेसबुक ने एक ही चीज की, फेसबुक बनाया बस, व्हाट्सएप खरीदा, इंस्टाग्राम खरीदा, और धीरे धीरे वो चीजें एक्वायर करता जा रहा है, राइट। चलती हुई चीजें एक्वायर करेगा, उसी को प्रॉपर तरीके से मैनेज करेगा, उसी में एनहांसमेंट करेगा। सो ये 4 हमारे पास गाइडलाइंस है कि ऐसा रिसर्च करना चाहिए। अब रिसर्च के हमारे पास कितने मेथड है दोस्तों, देखो एमटीपी मार्च 21 में आया हुआ है, एमटीपी मार्च 21 में आया हुआ है। हमारे पास रिसर्च के 3 मेथड है। कितने मेथड? 3 R&D स्ट्रेटेजी के। सबसे पहला बोलता है आप मार्केट लीडर बनो। दूसरा बोलता है इनोवेटिव इमिटेटर बनो। और तीसरा बोलता है लो कॉस्ट प्रोड्यूसर बनो। समझना ध्यान से, इन तीनों को समझना। मार्केट लीडर बनने का मतलब क्या होता है दोस्त, मालूम क्या? तो वो पहली फर्म बन जा जो उस चीज को लेके आ रही है, वो पहली संगठन जो उस प्रोडक्ट को, उस उत्पादन को लेके आ रहा है, वो मार्केट लीडर होता है साहब। ये लोग क्या करते हैं, रिसर्च पे हाई खर्चा करते हैं, इनका रिस्क भी बहुत हाई होता है पर इनका रिटर्न भी बहुत हाई होता है। ये होता है मार्केट लीडर, जो पहला पहला होता है ना जीवन में। देखो जो भी पहला होता है, जो पहला होता है उसकी बात ही अलग होती है। तो वो पहली बार वो मार्केट लीडर बनता है साहब, तो उसे मार्केट लीडर बोला जाता है। आप रिसर्च करके मार्केट लीडर बनो, पहला तरीका। इनोवेटिव इमिटेटर, इसको बोलते हैं प्रीतम स्ट्रेटजी। मेरे हिसाब से वो प्रीतम नहीं है क्या, बॉलीवुड का अपना? अब ऐसा बोलते ही कई लोग को समझ में आ गया। अच्छा सर, आप ये बोलना चाहते हो कि जो फेमस सॉन्ग है उसको उठा के थोड़ा बदल के वापस से नया बनाना? बिल्कुल यही रणनीति है साहब। साहब जो भी हो साहब, दुनिया कितनी गाली देती हो, ब्लॉकबस्टर गाने देता है साहब, ब्लॉकबस्टर गाने देता है। तुम बोलते हो यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही। अब ये एक फ्रेंच सॉन्ग है, ला ना 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 ना, फिर याली महदवा, वो जो गाना है वो अरेबिक वर्जन है, उस बस या अली इसने जोड़ा है, बाकी पूरा का पूरा रिदम तक सेम है, हल्के हल्के बीट्स ये इसमें जोड़ देता है। पर साहब आप समझो ना, उसको कॉपी करने के लिए भी वो सब पहले सुनना पड़ा होगा ना। तुम करो ना कॉपी, मैं तो कहता हूं। इनोवेटिव इमिटेटर साहब, ये लोग रिसर्च, इसमें मैं मानता हूं कि पूरा डिटेल A.R. रहमान जितना रिसर्च नहीं है, पर इसमें भी मॉडरेट रिसर्च तो है ही, मीडियम रिसर्च, इसलिए इसमें रिस्क भी मीडियम है और सक्सेसफुल है। सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है। क्यों? क्योंकि एक चीज याद रखना, कॉपी वही होता है जो फेमस होता है। सक्सेस इनोवेटिव, इसमें माल बिकेगा, ये श्योरिटी है। और लो कॉस्ट प्रोड्यूसर क्या होता है, ये रिसर्च ही नहीं करते, जीरो रिसर्च। ये तो क्या आता है, जो ट्रेंड चल रहा होता है ना उसको लेते। जैसे मेरे कई ऐसे मित्र हैं, रिलेटिव्स हैं, वो लोग तो क्या कपड़े की इंडस्ट्री में है, वो तो क्या जो ट्रेंडिंग कपड़ा चल रहा होता है ना, उस कपड़े की 1 करोड़ कॉपियां कर दो, 2 करोड़ कॉपियां बना देते और धमाधम बेचते उसको, राइट। ये लोग कैसे कमाते, पर यूनिट कॉस्ट को कम कर देते, पर यूनिट कॉस्ट को रिड्यूस कर देते, ये उसका तरीका है। देखो साहब मॉड्यूल क्या कहता है इसका, बहुत सिंपल है साहब, R&D अप्रोच है। 3 मेथड है। लीडर बन जाओ साहब, लीडर बन जाओ। फर्स्ट स्ट्रेटेजी इज टू बी द फर्स्ट फर्म टू मार्केट न्यू टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। ग्लैमरस और एक्साइटिंग रणनीति है साहब, ग्लैमरस और एक्साइटिंग रणनीति है। और वहां पे लिख सकते हैं
In this case, cost of research is high and so risk is high. ये बी द लीडर, ठीक है, लीडरशिप रणनीति. इनोवेटिव इमिटेटर क्या बोलता है? ये देखो यहां पे क्या होगा, इनोवेटिव, इनोवेटिव का मतलब नया, इमिटेटर का मतलब कॉपी कैट. ये मिनिमाइज करता है रिस्क एंड कॉस्ट ऑफ स्टार्टअप. क्योंकि देखो जरूरी नहीं है आप जो रिसर्च करो हर बार सक्सेसफुल हो. सक्सेसफुल नहीं हुआ ना तो बंबू डल जाते हैं दोस्त जीवन के अंदर. तो ये अप्रोच एंटेल्स अलाउइंग अ पायनियर फर्म टू डेवलप फर्स्ट वर्जन ऑफ न्यू प्रोडक्ट. फर्स्ट वर्जन ऑफ न्यू प्रोडक्ट उसको कॉपी कर लेते हैं. देन लेगार्ड फर्म डेवलप अ सिमिलर प्रोडक्ट. ये स्ट्रेटेजी रिक्वायर करती है एक्सीलेंट R&D पर्सोनेल. साहब ऐसा कॉपी करो साहब, आप मेरी बात समझो साहब, वो पूरा बीट्स कॉपी करता है यार ये प्रीतम, पूरा बीट्स. अरे हम इंडियंस को देखो ना, हमको कॉपी करना किसने सिखाया, पर हम जिसमें से कॉपी करते हैं हमारे उससे ज्यादा मार्क्स आते हैं. अब काबिलियत है सब इंडियंस की, क्या कर सकते. तो इनोवेटिव इमिटेटर, राइट राइट. रिसर्च, कॉस्ट ऑफ रिसर्च इज मॉडरेट, रिस्क इज मॉडरेट. मॉडरेट का मतलब मीडियम, ठीक है. और लो कॉस्ट प्रोड्यूसर क्या बोलता है साहब, इसका तो एक ही मकसद है, राइट साहब. हम लोग यहां पे क्या करेंगे, सिमिलर जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है बट लेस एक्सपेंसिव देन द प्रोडक्ट रिसेंटली इंट्रोड्यूस, सस्ते में लेके आएंगे साहब, सस्ते में लेके आएंगे. मास मार्केटिंग रिप्लेस करेगा पर्सनल सेलिंग एज द डोमिनेंट सेलिंग स्ट्रेटजी. जबरदस्त मार्केटिंग करेंगे. पर हम लोग सब यहां पे फ्यूअर एक्सपेंडिचर इन R&D देन टू अप्रोचेस डिस्क्राइब्ड अर्लियर. फ्यूअर क्या, यहां पे कुछ करेंगे ही नहीं साहब, हम सिर्फ कॉपी करते हैं साहब, राइट. पर यूनिट कॉस्ट विल बी वेरी लो. पर यूनिट कॉस्ट विल बी वेरी लो, बहुत कम होगा पर यूनिट कॉस्ट. और ये समाप्त होता है हमारा R&D. R&D का पहले अपन ने मीनिंग देखा, फिर हमने उसकी गाइडलाइंस देखी 4 कि कब R&D खुद करना चाहिए, कब R&D बाहर से कराना चाहिए, और फिर हमने उसके अप्रोचेस या मेथड्स देखे 3. क्या सब मेरे साथ हैं, हाँ बोल दो. क्योंकि अब द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया. क्यों पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है. ये पैसा ऐसी चीज है ये रिश्तों में डरा डालती है. पैसा 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 ये प्रोफेशनल को अपनी आबरू बिकवाने करने की कोशिश करती है. पैसा पैसा पैसा, ये साला खेल ही पैसों का है. जिसे देखो पैसे की मारा मारी है साला. लॉकडाउन है तो भी पैसे की मारामारी, लॉकडाउन नहीं है पैसे की मारामारी. साला ये पैसे का प्रॉब्लम कब सुलझेगा यार, क्या बोलते हो? सही बोलता हूं कि नहीं बोलता हूं मैं? हाँ या ना? देखो साहब, अभी तो तुम्हारी साला शादी नहीं हुई है, जिम्मेदारी का जी भी नहीं आया तुम्हारे ऊपर, और अभी से तुम लोग को पैसे का प्रॉब्लम फेस होने लग गया है. सोचो साहब, क्या जीवन है हमारा यार. पैसे का बहुत प्रॉब्लम है. और मैं टू ऑल द मेल्स आउट हियर दिल से रिक्वेस्ट, बेटा पैसे अच्छे कमाना, वरना इतना सुनाएगी कान से खून निकाल देंगी साहब. पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ये दुनिया बोलती है सर पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जाता, पर मैं आपको बताता हूं 99.99% चीजें हो जाती है मैनेज. मैं मानता हूं कुछ चीजें नहीं होती है साहब. हर फैमिली की दरार के बीच में आता है पैसा, 2 दोस्तों की लड़ाई के बीच में आता है पैसा, भाइयों और परिवारों की लड़ाई के बीच में आता है पैसा. ये पैसा बहुत प्रॉब्लम है साला.
सर हम तो सीए ही पैसे के लिए बनना चाहते हैं, वरना साला इतनी जवानी को कोई कुर्बान करता है क्या? क्या बोलते? सही पकड़े हैं। सब पैसे की मोह माया है साहब, क्या करें यार, सब पैसे की मोह माया है। सर आप ही को देख लो सर, 18 साल हो गए फिर भी हमें उसी जोश से पढ़ा रहे हो। इसमें खाली पैसा नहीं है, पैसा तो आप वाले में तो इतना कुछ है ही नहीं साहब, बट हाँ एक एक इंटीग्रिटी है कि साहब यहां वाले जो लोग हैं वो और 50 को बोलेंगे साहब कि आई शपथ मजा आया बस। सर एड है वो, हु थिंक्स मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस कम टू दुबई। अच्छा गए वो दिन, ऐसा ऐसा वो शायद लिखने की कोशिश की होगी, पूरा का पूरा सेंटेंस बदल गया साहब। ठीक है जाने दो, इसके ऊपर ज्यादा नहीं आ सकते हैं, पर हां मैं इसके ऊपर जरूर आऊंगा कि पैसा आखिरकार बोलना क्या चाहता है। दोस्तों देखो यहां पे समझो पैसा क्या बोलना चाहता है, फाइनेंस स्ट्रेटजी। अब फाइनेंस स्ट्रेटजी में मैं बता दूं, यहां पे हमारे पास 4 भाग आने वाले हैं, फाइनेंस स्ट्रेटजी के 4 भाग आने वाले हैं। जो पहला भाग बोलता है सोर्स, पैसों कठिने से आसी, कठिने से पैसों आसी, पैसों आसी कठिने से। दूसरा बजट बनाओ, कहां खर्च करोगे, इसका दूसरा नाम प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी होता है ना यार। अरे भाई क्या बनाओ ना, क्या दुनिया दिखाने वाले हो आप दुनिया को। तीसरा यूसेज, देखो ये तो बजट तैयार किया राइट, अब यहां पे खर्च होगा। अब साला इसमें वो नहीं सुना आपने, 1000 ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। साहब हर चीज चाहिए मुझे, पैसा है थोड़ा पर मजा चाहिए ज्यादा। जैसे आप लोग बता रहे थे ना सर दुबई आओ, बैंकॉक जाओ, कहां कहां जाओ, पैसा बहुत जरूरी है यार। अब क्या करूं मैं यार, फिक्स्ड एसेट्स खरीदूं, करंट एसेट्स खरीदूं, डिविडेंड दूं, क्या करूं मैं यार। फिक्स एसेट खरीदूं, करंट एसेट खरीदूं, डिविडेंड दूं, लोन दूं, क्या क्या दूं, तो ये सोचना पड़ेगा। और ये जो आप खर्च करोगे याद रखना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, मोस्ट इंपॉर्टेंट साहब। ये जहां पे सही जगह पे खर्च कर दिया आपका जीवन बदल सकता है। और चौथा स्टेप कहता है इवेल्युएट करो। इवेल्युएट पता मतलब क्या होता है, एनालिसिस होता है। इसको नेटवर्थ पता करना भी बोलते हैं। मतलब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इवेल्युएटिंग द वर्थ, वर्थ पता करेंगे, वर्थ वैल्यू। अब ये बोलता है देखो फाइनेंस की कितनी स्ट्रेटेजी हो गई, कितने स्टेप्स हो गए, 4। पहले कहां से आसी, सोर्स, बजट तैयार किया, यूज किया, इवेल्युएट किया। अब ये जो इवेल्युएट है ना मेरे दोस्तों, ये जो इवेल्युएट है उसके 3 मेथड है इवेल्युएट करने के। पहला है बैलेंस शीट मेथड, दूसरा पीएनएल मेथड, तीसरा मार्केट मेथड। बैलेंस शीट मेथड, पीएनएल मेथड, मार्केट मेथड। ठीक है, बैलेंस शीट मेथड, पीएनएल मेथड, मार्केट मेथड। अब क्या बोलना चाहता है जरा ध्यान से सुनिएगा, ये क्या बोलना क्या चाहता है, ये बोलना चाहता है, ये बोलना चाहता है बैलेंस शीट मेथड में। अब ये नाम मत जाना, मतलब उसका कंटेंट पे जाना। ये बोलता है नेटवर्थ पता करो, नेटवर्थ पता करो।
नेटवर्थ पता करो का मतलब क्या होता है? नेटवर्थ पता करो का मतलब क्या होता है? एसेट माइनस लायबिलिटी। साहब क्या हाल क्या है? हाल कैसा है जनाब का, एसेट बेच के लायबिलिटी चुका, नहीं चुकाई तो कर देंगे बम्बू तेरे हम लगा देंगे। हो हाल कैसा है जना, ये पूछेंगे उसको भैया बैलेंस शीट मेथड, तेरा नेटवर्थ पता करेंगे। इधर है ना हम लोग है ना अलग अलग बैलेंस शीट रेशियोज भी पता कर सकते हैं। अब अगर तुम लोग है ना खाली मेरे को ऐसा करते हुए देखते हो और तुम कुछ लिखते नहीं हो, तो तुमको है ना अपना पेन लेके इधर एक नस होती है उसमें घुसा लेना चाहिए जोर से। सर कब तक घुसा के रखना पड़ेगा? जब तक यहां से खून ना निकले। जानवरों मेरे साथ साथ लिखते भी जाया करो तुम लोग। कुछ लोग तो देखते रहते हैं मेरे को, तुम लोग और भी चीजें देखते हो, मैं वो देखने की चीज नहीं हूं। साथ में लिखो इसको, बैलेंस शीट मेथड। दूसरा क्या बोलते हैं? पीएनएल मेथड। पीएनएल मेथड अपन उसको अपनी बिजनेस की भाषा में बोलते हैं। इसमें क्या है, हम लोग प्रॉफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पता करते हैं। जनरली एक थंब रूल है कि भैया संस्था की औकात क्या है, तो प्रॉफिट का 5 टाइम्स। जैसे अगर किसी का 10 लाख का प्रॉफिट है तो उसका वर्थ क्या मानेंगे? 50 लाख की कंपनी है, प्रॉफिट का 5 गुना मानते, ये तुम्हारा औकात है। ठीक है, ऐसा अंगूठा नहीं है पीएनएल मेथड। इसमें पीएनएल रेशियोज भी पता कर सकते हैं। अरे बैलेंस शीट रेशियोज में वो फिक्स्ड एसेट रेशियो, क्विक एसेट रेशियो, पीएनएल में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ये पीएनएल है। अब ये जो मार्केट मेथड है ना मेरे दोस्त, ये जो मार्केट मेथड है इसके अंदर 3 है। इधर आओ, इधर ध्यान से देखना मेरे दोस्तों। फाइनेंस है, कहां से आएगा? बजट बनाया, यूज किया, इवेल्युएट किया। इवेल्युएट में पहला है बैलेंस शीट मेथड, दूसरा पीएनएल मेथड, तीसरा मार्केट मेथड। मार्केट मेथड में 3 है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स मेथड, आउटस्टैंडिंग शेयर्स मेथड, दूसरा आता है आउटस्टैंडिंग शेयर्स मेथड, दूसरा आता है सेलिंग प्राइस ऑफ सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलिंग प्राइस ऑफ सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलिंग प्राइस ऑफ सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा आता है पी रेशियो मेथड। ध्यान से समझना, आउटस्टैंडिंग शेयर मेथड क्या होता है, इधर देख, ध्यान से देख। अब आउटस्टैंडिंग शेयर में क्या, जो तेरे शेयर्स हैं इनटू मार्केट प्राइस प्लस प्रीमियम, ये तेरी कंपनी की औकात है। 1 करोड़ शेयर है, मार्केट प्राइस चल रहा है मान लो 10 रुपया, तो भैया 10 करोड़ प्लस तूने जो थोड़ा मेहनत किया उसका 2 करोड़ का प्रीमियम जोड़ ले, 1 करोड़ का प्रीमियम जोड़ ले। ये तेरी कंपनी की औकात है। कभी किसी को खरीदना हो तो इस भाव पे खरीद लेंगे। वो 20% भी प्रीमियम हो सकता है, 30% भी प्रीमियम हो सकता है। आउटस्टैंडिंग शेयर मेथड, शेयर्स जितने बचे हैं इनटू मार्केट प्राइस प्लस प्रीमियम, सेलिंग प्राइस ऑफ सिमिलर। अभी ये नहीं होता, जमीनें अपन बेचते हैं तो भैया मेरी बगल वाली जमीन 2 करोड़ में बिकी है तो मोटा मोटी मैं 2 करोड़ में तो कम से कम जाऊंगा, तो सेलिंग प्राइस ऑफ सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो कितने में बिके उसके हिसाब से मेरा प्राइसिंग तय होता है। और दूसरा है पीई रेशियो मेथड, इसको बोलते हैं प्राइस अर्निंग मेथड। इसका आप है ना एफएम में फॉर्मूला सब सीखते हैं, अपन को एसएम में कुछ लिखने का आवश्यकता नहीं है। अभी सर मेरे को आती है, मैं इसको सॉल्व करके भी लिख दूं क्या एग्जाम में? नस काट लूंगा तेरी, शेयर कर सॉल्व करके कर दूं क्या? अबे आंसर लिखना है यार, ये कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व करना है यार। इधर आ देख भाई, फाइनेंस स्ट्रेटजी, कहां से पैसा आएगा, बजट बनाया, यूज किया, इवेल्युएट किया। उसमें 3 मेथड आए, बैलेंस शीट, पीएनएल, मार्केट। बैलेंस शीट में नेटवर्थ पता किया, पीएनएल में प्रॉफिट पता किया, मार्केट के अंदर 3 है, आउटस्टैंडिंग शेयर मेथड, सेलिंग प्राइस ऑफ सिमिलर, पीई। आउटस्टैंडिंग शेयर, जितने शेयर बच गए उतना, मार्केट प्राइस प्लस प्रीमियम, सेलिंग प्राइस ऑफ मिलती जुलती संस्था, और पीई रेशियो।
इससे पता कर सकते हैं कि साहब क्या चल रहा है। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फाइनेंस समाप्त हो रहा है, बस खाली रीड कर जाता हूं, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ, वेरी गुड। चलो भाई लोग आ जाओ इधर। अभी क्या है साहब, देखो फाइनेंस स्ट्रेटजी क्या बोलना चाहता है, ये ध्यान से देखना। कुछ नहीं, सिंपल है रे, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो फाइनेंस में हमको ध्यान रखना पड़ता है, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल लेना है, लॉन्ग टर्म डेट लेना है, आप लीज करना चाहते हो या बाय करना चाहते हो फिक्स्ड एसेट्स को, कोई एप्रोप्रिएट डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड कितना देने का है, राइट। क्रेडिट पॉलिसी, भैया मार्केट में उधारी देनी है क्या आपको, कितनी उधारी दोगे। डिस्काउंट पॉलिसी क्या है आपकी, राइट। आपकी डिस्काउंट पॉलिसी क्या है, उस पर ध्यान दो साहब। डिस्काउंट कितना देने वाले हो। अब जैसे देखो, एक सिंपल सी बात समझना, अगर आपको कैश में डील करना है तो डिस्काउंट देना ही पड़ेगा। अगर आपको क्रेडिट में डील करना है तो आप डिस्काउंट ना दो तो चलेगा, पर क्रेडिट में डील करने के लिए आपके पास उतना पैसा, उतनी लिक्विडिटी होनी चाहिए, क्योंकि खरीदते समय तो हमें पैसा देना पड़ता है, पर बेचते समय हमें उधारी देनी पड़ती है। तो आपके पास उतना कैश अवेलेबल होना चाहिए धंधा करने के लिए, और कितना कैश इन हैंड आपको हाथ में रख के रखना है। ये सब सवाल है दोस्तों जो बिजनेस में ध्यान रखने पड़ते हैं, राइट। दीज आर द क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। देखो, सम इंपॉर्टेंट एरियाज टू फोकस ड्यूरिंग फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। पहला, पैसा कहां से आएगा, इसको बोलते हैं सोर्स। पैसों कठिने से आसी। तो साहब अब कुछ फैक्टर्स है, देखो साहब, आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डेट ले सकते हो, प्रेफरेंस इक्विटी ले सकते हो। देखो, लोन ले लो या प्रेफरेंस इक्विटी से ले लो। कुछ फैक्टर्स है जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, जैसे आपका पहले से कितना लोन चल रहा है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, प्रोक्योरमेंट ऑफ कैपिटल, कैसे कैसे कैपिटल लेना चाह रहे हो, वर्किंग कैपिटल का बोरोइंग पहले से कितना है, रिजर्व एंड सरप्लस पहले से क्या है, रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप देखो, व्यवहार बैंक के साथ कैसा है। अगर तुम्हारा रेगुलर व्यवहार है, तुम लोन लेते हो, रेगुलरली चुका रहे हो, तो तुम्हारा व्यवहार अच्छा है, तो तुम्हारा रेपुटेशन अच्छा जाएगा। रिलेशनशिप विद द लेंडर, राइट। ये मॉड्यूल में भी कवर्ड है क्वेश्चन नंबर 4 में, कि भैया कुछ फैक्टर्स जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर है, पहले से कितना है। देखो, मैं लोन लेने जा रहा हूं तो मेरे पास एग्जिस्टिंग लोन कितना है वो मायने रखेगा साहब। अब एग्जिस्टिंग लोन तुम्हारा ज्यादा है तो नया लोन कैसे मिलेगा, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। फिर प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैंने बताया ना, बजट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे कैश बजट, कॉस्ट बजट, इनकम बजट, ये सब बजट बनाना पड़ेगा। सम कॉमन टाइप्स ऑफ बजट क्या क्या है इसके अंदर, तो साहब कॉमन टाइप्स ऑफ बजट क्या है, हमारा कैश बजट है, ऑपरेटिंग बजट, सेल्स बजट, प्रॉफिट बजट, फैक्ट्री, सब ये सारी चीजें मायने रखेगी। फाइनेंशियल बजट्स हैव सम लिमिटेशंस आल्सो। फाइनेंशियल बजट्स की अपनी लिमिटेशंस होती है। कई बार क्या होता है, हम बजट में रिस्ट्रिक्ट होकर ढंग से काम नहीं कर पाते, तो ये ध्यान में रखना, खर्च कहां करना है ये बनाएंगे मतलब। फिर यूसेज, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, लोन, डिविडेंड, रिलेशनशिप विद शेयर होल्डर, ये मायने रखेगा साहब। मैनेजमेंट ऑफ फंड एक इंपॉर्टेंट एरिया है फाइनेंशियल रणनीति का। कैसे आप अपने फंड का इस्तेमाल करते हो, कंजर्वेशन एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स ऑब्जेक्टिव साहब, बेस्ट यूज करना है अपने फंड्स का। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रणनीति टू मिनिमाइज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डर। साहब एक चीज याद रखना, अगर आपने पैसों का सदुपयोग नहीं किया तो शेयर होल्डर को जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए स्ट्रेटेजिस्ट की जिम्मेदारी है कि कभी भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मैनेजमेंट और शेयर होल्डर के बीच में ना आए, जिसमें शेयर होल्डर को लगे नहीं यार हमारे हित में काम नहीं हो रहा है, तो रणनीति ऐसी बनाई जाए, राइट, कि साहब लोगों को ये महसूस ही ना हो, राइट, कि भैया हम कुछ गलत काम कर रहे हैं, राइट। फिर इसी में अगला हिस्सा क्या आता है, इसी में अगला हिस्सा क्या आता है दोस्तों, तो अगला हिस्सा आता है कि साहब इस्तेमाल कहां करेंगे इस पैसे को, इस पैसे का इस्तेमाल कहां करेंगे, तो इवेल्युएटिंग द वर्थ ऑफ बिजनेस आता है। अब देखो एग्जाम में पता है कई बार क्या है, फाइनेंस रणनीति नहीं पूछी, सीधा पूछा
इवेल्युएटिंग वर्थ, आप बताओ वर्थ कैसे पता करें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 8, नवंबर 19 में भी पूछ लिया। आप बताओ वर्थ कैसे पता करें। वर्थ पता करने के 3 मेथड थे। पहला अप्रोच है नेटवर्थ मेथड, जिसको बैलेंस शीट बोला अपन ने। बैलेंस शीट मेथड, बैलेंस शीट नेटवर्थ मतलब एसेट माइनस लायबिलिटी पता करेंगे। सेकंड अप्रोच है प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या होगा, अपन प्रॉफिट पता करेंगे 5 टाइम्स द करंट एनुअल प्रॉफिट, वो उसका वर्थ मानेंगे बिजनेस का। और थर्ड अप्रोच क्या है, थर्ड अप्रोच है मार्केट अप्रोच। इस मार्केट अप्रोच में क्या होता है, मार्केट अप्रोच में 3 चीजें हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ सिमिलर कंपनी, मेरी दूसरी वाली कंपनी कितने में बिकी, पी रेशियो, ये रहा पी रेशियो साहब, शायद आपने एफएम में भी पढ़ा हो। और तीसरा है आउटस्टैंडिंग शेयर मेथड, जितने शेयर बचे इनटू मार्केट प्राइस प्लस प्रीमियम, ये आता है फाइनेंस स्ट्रेटजी। 2 स्ट्रेटजी अपने पूरे होते हैं। कौन कौन से 2 हुए, देख, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कुछ मुद्दे जो हमको ध्यान में रखने, फैक्टर्स हमने देखा कि भैया रिसर्च खुद कराएं या किसी दूसरी संस्था से रिसर्च करवाएं, और हमें रिसर्च में खर्चा कितना करना चाहिए, लीडर बनना चाहिए, फॉलोवर बनना चाहिए। फिर उसकी 4 गाइडलाइंस देखी और उसके 3 मेथड्स देखे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के। फिर हम लोग फाइनेंस में आए। फाइनेंस की 4 चीजें, सोर्स कहां से आएगा, इक्विटी से लाओगे, डेट से लाओगे, कैसे लाओगे। फिर दूसरा प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट बनाएंगे। फिर तीसरा हम लोग तीसरा पता करेंगे, तीसरा क्या पता करेंगे, हम लोग तीसरा पता करेंगे यूसेज, यूज कहां करना है, फिक्स्ड एसेट्स, ऑप्टिमम यूज करना है, बेस्ट यूज करना है। चौथा है वर्थ पता करना। वर्थ पता करने के लिए 3 मेथड बनाए, बैलेंस शीट वाले में नेटवर्थ, पीएनएल वाले में प्रॉफिट, और मार्केट वाले में 3, सेलिंग प्राइस ऑफ सिमिलर कंपनी, सेलिंग प्राइस ऑफ सिमिलर कंपनी, आउटस्टैंडिंग शेयर और पी मेथड।